आगे चलते हैं। अगर चौथे घर का स्वामी आठवें घर में आके विराजमान हो जाए तो आठवां घर किस चीज का है? मृत्यु का। बैड हेल्थ, सेहत के पक्ष से वो ठीक नहीं होता। और घरेलू सुख उसको नहीं मिलता। लेकिन फिर कनेक्शन बनाओ उसका। चौथे घर का स्वामी, चौथा घर किसका है? प्रॉपर्टी का। आठवां घर किसका है? हिडन ट्रेजर का। तो इस जातक को कभी कभी छुपा हुआ या गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आपको समझ लग रही है? अगर चौथे घर का स्वामी आठवें घर में जाके विराजमान होगा तो आठवां घर किस चीज का है? गड़े हुए धन का, छुपे हुए धन का, हिडन ट्रेजर। तो इसको हिडन ट्रेजर, इसको गड़ा हुआ धन, अचानक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। लेकिन गड़ा हुआ धन तो प्राप्त होने के उसको योग हैं, लेकिन बाकी कुंडली में भी अचानक धन लाभ के योग होना जरूरी है। अगर कुंडली में अचानक धन लाभ के योग नहीं विराजमान हैं तो फिर गड़ा हुआ धन नहीं मिलेगा। फिर इसके उलट जातक जो है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जातक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी। धन लाभ उसको कम होगा। और वाइफ से ये दूसरा घर है। तो वाइफ के पक्ष से भी उसको कोई पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और पांचवें घर से आठवां घर चौथा होता है। तो अगर पांचवें घर का स्वामी सॉरी चौथे घर का स्वामी मतलब कि पांचवें से 12वें घर का स्वामी पांचवें से चौथे घर में आकर विराजमान होगा तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये बात बड़े ध्यान से सुनो। पांचवें घर से जो चौथा घर है वो 12वां है। तो पांचवें से 8th हाउस जो है वो चौथा है। तो पांचवें से 12वें घर का स्वामी पांचवें से चौथे घर में आके विराजमान होगा तो
एजुकेशन में रुकावटें आएंगी। एजुकेशन प्राप्त करने में उसको कई प्रकार की रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। रुक रुक कर उसकी एजुकेशन पूरी होगी। हो सकता है कि वो एजुकेशन बीच में ही छोड़ जाए। हो सकता है कि उसकी एजुकेशन पूरी ना हो। हो सकता है कि जो फील्ड वो एजुकेशन में चुने वो पूरी हो ही ना सके। उसको अपनी एक कोई अलग फील्ड उठानी पड़े या कोई अलग स्ट्रीम चुननी पड़े एजुकेशन के लिए। Devoid of domestic happiness, घरेलू सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। सो नेक्स्ट है कि अगर चौथे घर का स्वामी 9th हाउस में चला जाए तो 9th हाउस इज कैडेंट हाउस, 10वें से 12वां, और चौथे का स्वामी अपने से छठे में, 10वें से 12वें में। तो क्या होगा? क्वारल्स विद रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से झगड़ा मोलने का, रिश्तेदारों से झगड़ा होता रहेगा। लेकिन दान भी करेगा, क्योंकि 9th हाउस है ना हमारे रिलीजन का है, तो रिलीजियस कामों में दान पुण्य भी करेगा, दान पुण्य भी करेगा। अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम पे भी दान पुण्य करता रहेगा। सुंदर और बड़ी गाड़ियों का सुख प्राप्त होगा। और अपने बाप दादा की संपत्ति भी उसको प्राप्त होगी। अगर चौथे घर का स्वामी 10वें घर में जाके विराजमान हो जाए तो तो 10वां घर किसका है? कर्म क्षेत्र, हमारे कर्म स्थान है, वो हमारे काम करने का ढंग है, वे ऑफ वर्किंग। चौथे घर का स्वामी अगर 10वें घर में जाएगा तो वापस 7वीं दृष्टि से चौथे घर को भी देखेगा। तो ऐसा जातक अपने काम में, अपने बिजनेस में,
और तकरीबन हर फील्ड में वो बहुत ही एक्सपर्ट होगा, निपुण होगा, स्किलफुल होगा, अपने काम को सही ढंग से कैसे उसने करना है वो उसको पता होता है, पब्लिक में कैसे बात करनी है वो भी उसको पता है, क्योंकि फोर्थ हाउस मासेस का घर भी है और टेंथ हाउस सरकार का घर है। तो पब्लिकली सरकार की ओर से कैसे बात करनी है, कैसे एक स्थिति को हैंडल करना है, ये उसको भली भांति आता है, उसको जानकारी होती है। अच्छे तरीके से वो हर एक बात को, हर एक स्थिति को हैंडल करने की उसमें निपुणता होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा कि अगर चौथे घर का स्वामी 11वें घर में जाके विराजमान हो जाए, 11th हाउस में विराजमान हो जाए, तो भाई चौथे का स्वामी 11th में जाएगा तो अपने से अष्टम में जाके बैठ गया। अगर वो अष्टम में जाके बैठ गया तो फिर अनहेल्दी, जातक अनहेल्दी रहता है, टॉकेटिव होता है। अगर बिजनेसमैन होगा तो वो अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा, अगर वो सर्विसमैन होगा तो सक्सेसफुल सर्विसमैन होगा। ये बात बड़े ध्यान से आप नोट करो कि किसी जातक के अगर चौथे घर का स्वामी 11वें घर में जाके विराजमान हो जाए तो वो आपसे पूछे कि भाई मैंने बिजनेस में मुझे फ़ायदा होगा या नौकरी करने में, तो बिल्कुल ये थंब रूल है कि उसको यही कहना है कि आपने नौकरी करनी है, बिजनेस नहीं करना। नौकरी में उसको हर एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन बिजनेस में वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। हाँ, अपने प्रोफेशन में वो ठीक होता है। अगर कोई वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर ले, जैसे वो डॉक्टर बन जाए या कोई लॉयर बन जाए या कोई इंजीनियर बन जाए या कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाए, अगर चौथे घर का स्वामी 11वें में जाके बैठेगा तो ही विल बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है और ज्योतिष से वो काफ़ी धन प्राप्त कर सकता है, एक हैप्पी लाइफ वो गुजार सकता है। अगर प्रोफेशन अडॉप्ट करे, अगर वो कोई बिजनेस कर ले तो उसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये जातक जो है जिसका चौथे घर का स्वामी 8वें घर में अपने से 8वें यानी 11वें घर में जाके विराजमान हो जाए तो भाई ये जातक ईगोइस्टिक भी होता है, वेरी ईगोइस्टिक। और कुछ ऐसी बीमारियां से ग्रसित होता है या ऐसी बीमारियां उसको
तंग करती हैं, जो जल्दी क्योर ना हो सके या कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए। देखने में तो ये जातक काफ़ी हेल्दी और तंदुरुस्त नज़र आता है, लेकिन अंदर से ये बीमार होता है। ठीक है। लिबरल होता है, उदार हृदय वाला होता है, दानी होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, किसी की मदद करने वाला होता है। लेकिन इसी अवस्था में अगर उसका चंद्रमा खराब हो जाए तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। चंद्रमा के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चौथे का मालक 11वें चौथे घर का स्वामी 11वें घर में। कभी कभी इसका धन दूसरे लोग इससे छीनकर या चीट कर ले जाते हैं। तो धन के मामले में ऐसे जातक को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट करें, अगर चौथे घर का स्वामी 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाए तो चौथा घर माँ का, 12वां घर खराब, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल, तो ऐसे जातक की माँ का जल्दी ही देहांत हो सकता है या उसकी जल्दी मृत्यु हो जाए अगर चौथे का स्वामी 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाए तो। उदास रहता है, और जनरल वीकनेस होती है उसको, शारीरिक कमजोरी होती है, मानसिक कमजोरी होती है, शारीरिक कमजोरी होती है। अनहेल्दी होता है और जो हमारे बाप दादा की जो प्रॉपर्टी है वो तो उसको मिल जाती है, लेकिन फिर भी उसका लॉस हो जाता है या छिन जाती है। बिजनेस में उसको लॉस हो जाता है, बिजनेस में घाटा पड़ जाता है।
घरेलू अशांति प्राप्त हो जाती है, घरेलू अशांति मिलती रहती है उसको, मन शांत नहीं रहता। अगर वो घर आता है अपने काम करके तो उसका दिल करता है मैं घर से बाहर भाग जाऊं, उसको घर में शांति प्राप्त नहीं होती, वो घर से बाहर रहकर ही खुश रहता है, वो घर से बाहर बैठ के ही खुशी प्राप्त करता है, वो घर से बाहर बैठ के ही अपनी जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसको ढूंढता है। मैरिटल अनहैप्पीनेस उसको होती है, शादी और जो उसका वैवाहिक जीवन है वो इतना सुखमय नहीं होता। चौथे घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए तो फॉरेन में जाके वो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, फॉरेन कंट्री चला जाता है। यह फॉरेन कंट्री जाने का योग भी है कि चौथे का स्वामी अगर 12वें में चला जाए तो जातक फॉरेन कंट्री में जाके सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये तो आ गया कि चौथे घर का स्वामी विभिन्न घरों में अगर बैठा हो तो उनके क्या फलादेश होंगे और उनका क्या विश्लेषण है, ये मैंने सारा विश्लेषण आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे वैसा वर्षा कि अगर डिफरेंट घरों के स्वामी चौथे घर में बैठे हों तो ये भी तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर 5वें का स्वामी चौथे में बैठा हो, छठे का स्वामी चौथे में बैठा हो, 7वें का स्वामी वहाँ बैठा हो चौथे घर में, तो उसके क्या फलादेश होंगे। ठीक है, हेलो, तो आगे हम करते हैं कि अगर पांचवें घर का स्वामी चौथे घर में विराजमान हो तो चौथा घर किसका है? सुख। पांचवा किसका है? बच्चे, इंटेलेक्ट, इमोशंस। तो बच्चों से सुख प्राप्ति होगी। सर जी अपने घर तो 12वें नहीं गा? अपने घर तो 12वें है, लेकिन एक त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाके बैठा है तो ये एक राजयोग भी बन गया। केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके विराजमान हो गया तो एक राजयोग भी बना के बैठ गया। तो जातक अमीर होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, सेंसिबल होता है, खुश नसीब होता है,
नेक्स्ट है कि अगर छठे घर का स्वामी चौथे में जाके बैठ जाए, तो जैसे मैंने पहले आपको ये बताया है कि छठा घर हमारे मामा का घर है, तो चौथा घर किसका है? सुख का। तो मामे से सुख की प्राप्ति हो। एंड थ्रू आउट द लाइफ मामा हेल्पफुल रहता है। मामे के कारण जातक सफलता प्राप्त करता है। मामे के कारण जातक खुशहाल रहता है। मामे के कारण बिजनेस में उसको काफ़ी प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। बट है तो छठा घर, ये तो छठे घर की अच्छाइयाँ आ गई। अगर किसी का मामा ही नहीं है तो फिर तो जो छठे घर की बुराइयां हैं वो सामने कैसे आएंगी? डिवॉइड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, जो भौतिक सुख हैं वो उसको प्राप्त नहीं होते। भौतिक सुखों की प्राप्ति उसको नहीं होती। अगर उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती तो समटाइम्स वो ईर्ष्या भी करनी शुरू कर देता है, ईर्ष्यालु हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर सातवें घर का स्वामी चौथे घर में विराजमान हो तो सातवां घर किसका है? बीवी का, स्पाउस का। चौथा घर किसका है? माँ का। तो बीवी जो है माँ जैसे बिहेव करती है, माँ की तरह बीवी प्यार करती है, बहुत ही लविंग वाइफ होती है, वेरी केयरिंग वाइफ, वेरी लविंग वाइफ, वेरी एडजस्टेबल वाइफ। लेकिन आम तौर पर जातक की जो वाइफ है उसका लगाव अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है, क्योंकि माँ से माँ है, नानी है। नानी के पास तभी रहेगा अगर माँ अपने बाप के घर आके बैठेगी तो। माँ अपनी माँ के घर आके बैठेगी तो तब ही जातक नानी के पास रहेगा। अगर नानी के पास रहेगा तो पति से दूर रहेगी, पति से दूर रहेगी तो अपनी माँ के घर या अपने पिता के घर में आके बैठ जाए। समझ गए? ओ भाई समझ गए? हाँ जी सर जी। तो जब अपने से 10th में जाके बैठ गया
जब बीवी उठ के चौथे घर में चली गई, चौथा घर किसका है? माँ का है, तो उसका जो बिहेवियर है वो माँ जैसा हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही इसको ऐसी बीवी मिलती है जो अपने अपने एक माँ जैसे बच्चों को प्यार करती है, ऐसा प्यार करने वाली बीवी, ऐसी केयर करने वाली बीवी मिल जाती है। ठीक है सर। आगे इसमें ही है कि ऐसा जातक जो है कभी कभी ऐसे जातक को कोई ओरल प्रॉब्लम आ जाती है या कोई डेंटल प्रॉब्लम उसको तंग करती है, अगर सातवें का स्वामी चौथे में आके विराजमान हो जाए। ईमानदार आदमी होता है, धार्मिक वृत्ति वाला होता है, अगर आठवें घर का स्वामी नेक्स्ट है, अगर आठवें घर का स्वामी चौथे घर में जाके विराजमान हो जाए, आपकी सोच जैसी है कि आठवें का स्वामी अपने से नाइन्थ में जाके बैठ जाए या आठवें का स्वामी चौथे घर में जाके विराजमान हो जाए, तो वो जातक बहुत ही अनपीसफुल रहता है, उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, माँ का प्यार नहीं मिलता, जॉब में भी उसको अच्छी प्रमोशंस वगैरह नहीं मिलती और जॉब में वो एक अनसक्सेसफुल पर्सन, अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय ही रह जाता है। और ऐसा जातक जिसके आठवें का स्वामी चौथे घर में बैठा हो, तो वो अपनी माँ से दूर जाके या अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके जॉब करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई सर्विस करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई बिजनेस भी करेगा तो तब भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये जातक अपनी माँ से दूर, अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर जाके जॉब करेगा, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाएगा, तो वहाँ जाके ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे जातक को अपनी माँ से दूर या अपने घर से दूर चले ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर नौवें घर का स्वामी चौथे घर में विराजमान हो जाए, तो क्या रिजल्ट होगा? फादर की लंबी उम्र होगी, बाप से फायदा होगा, बाप से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, बाप उसके जो पिता है जातक का, वो इमोशनल वृत्ति का होगा, इंटेलिजेंट होगा, नाइन्थ का लॉर्ड अगर चौथे में जाएगा
तो प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, लग्जरी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियों का, बड़े बड़े महलों घरों का वो मालिक होगा। बहुत सुंदर घरों का उसको सुख प्राप्त होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का सुख प्राप्त होगा, इंटेलिजेंट होगा, अच्छी विद्या होगी उसके पास। अपनी माँ से बहुत प्यार करने वाला। और ये भी एक राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक फिर केंद्र में जाके विराजमान हो गया, तो ये भी राजयोग बना गया। और अगर केंद्र और त्रिकोण के मालिक केंद्र में या त्रिकोण में राहु और केतु के साथ विराजमान हो जाए, तो इससे बड़ा राजयोग कोई नहीं होता। फिर ध्यान से सुनो, केंद्र और त्रिकोण के मालिक, केंद्र और त्रिकोण के मालिक या तो केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए और साथ में राहु और या केतु आ जाए, तो इससे बड़ा राजयोग कोई नहीं होता। फिर जो देना है वो राहु ने ही देना है, जो देना है वो केतु ने ही देना है। तो इस कंडीशन में जो राहु है वो किंग मेकर बन जाता है, राजा बना देता है। अगर केंद्र और त्रिकोण के मालिक राहु के साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, तो बहुत ही बड़ा सुंदर राजयोग प्राप्त होता है और बड़ा अच्छा राजयोग बन जाता है, जिससे धन संबंधी, विद्या संबंधी, खुशी संबंधी सभी भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त होता है। आपने ये ध्यान पूर्वक समझ लिया सारी बात? हाँ जी। नेक्स्ट है कि अगर 10वें का स्वामी चौथे में आकर विराजमान हो जाए, दसवां घर किस चीज का है? कर्म का। तो काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर किसको प्राप्त हुआ है? शनि जी महाराज को। क्योंकि 10वें घर में 10 नंबर जो राशि आएगी वो शनि जी की राशि होगी। तो शनि क्या कहते हैं? शनि डॉक्टर है, शनि डॉक्टर है, शनि बिल्डिंग का काम करता है, शनि बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। शनि प्रॉपर्टीज का काम करता है, लैंड का काम करता है, जमीन जायदाद का काम करता है। तो फिर क्यों ना ये जातक बिल्डिंग मटेरियल का काम करे, ऑटोमोबाइल्स का काम करे, कोई मिस्त्री बन जाए, कोई कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन जाए,
कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम चलता है, उसका कोई कंट्रैक्टर बन जाए, जो काम हाथ से करना है, और वो काम जिसमें आपके हाथ पैर कपड़े काले हो जाए, उनको तेल लग जाए, धुएं का काम हो जाए। जनरेटर ठीक करने वाले होते हैं ये लोग, मोटर मैकेनिक होते हैं ये लोग। और अगर यहाँ पर ही हल योग बन जाए, फिर इनसे बड़ा कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होता। अब आगे आ गया कि 11वें घर का स्वामी अगर चौथे घर में विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, वो हमेशा ही सफलता और बुलंदियों को प्राप्त होगा। पक्की बात है। 11th लॉर्ड इज इन 4th हाउस, ए बिग इंपोर्टर एंड बिग एक्सपोर्टर। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। कोई भी जातक आपसे आके पूछे कि मैं क्या काम करूं, तो आप ये देखो कि अगर उसके 11th हाउस का मालिक चौथे घर में जाके विराजमान हो गया है, तो से हिम गो फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस। और अगर उसमें शनि या राहु भी कोई अपना योगदान दे रहे हो, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर? मुस्लिम कंट्रीज में। मुस्लिम कंट्रीज के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाए तो यह जातक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, हमेशा आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत ही तरक्की करेगा, बहुत ही प्रोग्रेस करेगा। और 11वां घर जो है वो हाउस ऑफ गेन्स। चौथा घर क्या है? प्रॉपर्टीज, कन्वेंसेस। तो उनको बोलो कारों का बिजनेस कर ले, व्हीकल का काम कर ले, प्रॉपर्टी का काम कर ले, लैंड का काम कर ले, रियल एस्टेट का काम कर ले, तो बहुत ही धन प्राप्ति उसको होगी। और जो 11वां घर है वो छठे से छठा है, तो इसमें भी मामा इन्वॉल्व हो गया। तो मामे के काम में जो मामा काम कर रहा है उसमें जाके अपने आप को एब्जॉर्ब कर ले या अपने काम में मामे को लगा ले, तो यह जातक बहुत ही तरक्की करेगा, बहुत ही प्रगति करेगा, बहुत ही उन्नति करेगा। अब जो 11th हाउस है वो 5वें से 7वां है, तो 5वां और 7वां भी एक्टिवेट होते हैं। तो जब 5वां और 5वें से 7वां 11वां घर एक्टिवेट होते हैं, तो जातक तीर्थ यात्रा भी करता है, बड़ा शौकीन होता है तीर्थ यात्रा करने का, बहुत शौकीन होता है तीर्थ यात्रा करने का। कभी गंगा स्नान कर रहे हैं, कभी केदारनाथ जा रहे हैं, कभी अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं।
कभी वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं। तो ऐसा जातक देखो, आपने ध्यान में लाओ ऐसी जन्म पत्रियाँ कि जिसका 11th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया, तो वो आपको ऐसा ही मिलेगा। और उसको पूछोगे कि यार आपको 2-3 दिन से मैंने देखा नहीं, कहाँ गए हो? वो बोलता मैं जी वृंदावन गया था। फिर कभी पूछोगे भी कहाँ गए थे, आपका फ़ोन वगैरह नहीं आया, ओ यार मैं वैष्णो देवी चला गया था, मैं वहाँ चला गया था। तो वो ये आदमी तीर्थ यात्रा करने का बड़ा ही शौकीन होता है। नेक्स्ट है कि अगर 12वें का स्वामी चौथे में चला जाए तो फिर प्रॉपर्टी में इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि जो इसकी रियल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, जो इसकी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है या हाउस प्रॉपर्टी है या कोई और प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी बिक जाती है। कोई ऐसे सरकमस्टांसिस बन जाते हैं कि इसको अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता है। फॉरेन कंट्री में जाके ये बसने वाले लोग होते हैं, वहाँ जाके भी इनको कोई इतना बड़ा सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। और ऐसे लोग गलत कामों से पैसा कमाते हैं। स्मगलिंग कर ली, गैम्बलिंग कर ली, कार्ड्स खेल लिए, कोई जुआ सट्टा लगा दिया। तो ऐसे काम करने में इस जातक को धन प्राप्ति होती है। और ऐसा जातक जनरली आजकल का जो बर्निंग टॉपिक है कि +2 के बाद हम बाहर जाना चाहते हैं, अगर किसी जातक के 12वें का स्वामी अगर चौथे घर में आकर विराजमान हो जाए तो उसको बोलो कि ये बच्चा विद्या प्राप्ति के लिए फॉरेन कंट्री जाएगा। अगर 12वें घर का स्वामी चौथे में आकर विराजमान हो जाए और कोई बुरा प्लैनेट उसको देख जाए तो वैवाहिक जीवन का बिल्कुल काम खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल कोई आनंदमय नहीं रहता। वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की विभिन्न और विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण शादी में ब्रेकअप हो जाना, डिवोर्स हो जाना और कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जानी, ये सारा वैवाहिक जीवन को भी खराब कर जाता है। और अगर ये जातक या ऐसे जातक को, जैसे मैंने आपको बताया है कि अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, तो नेचुरली इसको रहने के लिए कोई किराए का मकान वगैरह लेना पड़ सकता है। अगर किराए का मकान लेना पड़ सकता है तो लैंडलॉर्ड बहुत ही तंग करता है, बहुत ही तंग करता है। हर 4 महीने के बाद कह देते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, घर खाली करो, हमारे पैसे बढ़ाओ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे जातक को अगर किराए के मकान में जाना भी है तो ये देख कर जाए कि वहाँ पर या तो लैंडलॉर्ड ना हो
उसी मकान में, अगर है तो उसके साथ फिर बनाकर रखनी पड़ती है, तो तब 4 दिन सुखी व्यतीत होते हैं। अदरवाइज़ ये जातक बहुत ही कठिनाइयों का सामना करता है अपने किराए के मकान में। ठीक है, तो ये हो गया कि चौथे घर का स्वामी अलग अलग घरों में बैठा हो तो क्या फलादेश होगा, और अलग अलग घरों के स्वामी चौथे घर में बैठे हों तो क्या फलादेश होगा। अब आपको समझ लग गई। हाँ जी सर। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर केंद्र और त्रिकोण चौथे और पांचवें घर के स्वामी इकट्ठे होकर बैठे हों और शुभ ग्रह उसको देखते हों तो ये विद्या योग बनता है। विद्या योग तो आदमी जो जातक है उसकी विद्या, उसकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी होती है, उसकी बहुत ही अच्छी एजुकेशन होती है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन का वो मालिक होता है, एजुकेशन उसकी अच्छी होती है। तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाला, अच्छी एजुकेशन का मालिक, तो इसको हम कहते हैं कि विद्या योग बन जाता है। चौथे का स्वामी और पांचवें का स्वामी अगर आपस में घर एक्सचेंज करके बैठे हों तो ये भी विद्या का योग बन जाता है। चौथे का स्वामी और पांचवें का स्वामी अगर इकट्ठे बैठे हों और राहु और केतु इनके साथ बैठे हों तो इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। बहुत ही प्यारा राजयोग है, अच्छा राजयोग है, अच्छे राजयोग की निशानी है ये। तो ऐसे जातक जो हैं वो जिनका केंद्र और त्रिकोण चौथे और पांचवें के मालिक या तो चौथे घर में बैठे हों या 10वें घर में बैठे हों, राहु केतु का साथ हो तो राजयोग बनाकर बैठते हैं।